कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। वो हिंदू धर्म खतरे का मतलब ब्राह्मण खतरे में, कि ईवीएम में वोटों का घोटाला होता है। वो सब लोग जो ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी घोटाला नहीं होता है, वो सब गधे की औलाद है। घोटाला इतना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन जो घोटाला पकड़ने का काम करती है, उसका सारा का सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। नरेंद्र मोदी के चुनाव में 2019 में 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। हैरान करने वाली बात, चुनाव आयोग ने अभी तक कुछ नहीं किया। इस देश का सारा लोकतंत्र वोट पर खड़ा है। वोट ही अगर खत्म हो गया तो फिर तो हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली ये परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी से शुरू हुई है 2023 से, और 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक 31 राज्यों के 674 जिलों से गुजरकर यह यात्रा कश्मीर में पहुंचेगी। ऐसा परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम आज तक भारत में किसी भी संगठन के द्वारा नहीं बनाया गया। जो लगातार 365 दिन तक चलता हो। इसके साथ साथ कुछ और सप्लीमेंट्री यात्राएं, पूरक यात्राएं चलेगी, जो 31 राज्यों के 6,500 तहसीलों में से 6,000 तहसीलों से गुजरेगी। ऐसा प्रयास भी भारत में इसके पहले कभी नहीं हुआ और कभी किसी संगठन के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम देश में नहीं चलाया गया। ये बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ी कोशिश है, और ये कोशिश भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है। साथियों, यह ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 का कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया गया, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष, और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया हुआ निर्णय है, और ये जजमेंट की कॉपी है।
तो काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, निर्णय है। कितने लोगों को इस देश में पता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल होता है। अनपढ़ गवारों को ये बात मालूम नहीं है, मगर कितने पढ़े लिखे लोगों को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला उसको कानून का दर्जा हासिल है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया 8 अक्टूबर 2013 को, और ये निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो पूरी छानबीन करने के बाद दिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो भी भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा के मेंबर है, जीवीएल नरसिंह राव वो भी राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने पूरा डाटा, पूरा दस्तावेजी सबूत इकट्ठा किए और पूरा दस्तावेजी सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और उन दस्तावेजी सबूतों की छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तीनों को मिलाकर अर्थ होता है कि ईवीएम में वोटों का घोटाला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। कुछ लोग इस देश में कहते हैं, कुछ लोग इस देश में कहते हैं नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वो सब लोग जो ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी, घोटाला नहीं होता है, वो सब गधे की औलाद है। पूरे लोगों को शायद आवाज नहीं गया होगा, एक बार और कहता हूं, वो सब गधे की औलाद है। तो ये आवाज केवल यहां बैठे हुए लोगों तक ही नहीं जा रहा है, ये देख रहे हो क्या, ये रिकॉर्ड संकेत ये सारी दुनिया में जा रहा है, सारी दुनिया के लोग सुन रहे। सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया, कितने लोगों को पता है सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया। ये ग्लोबल जा रहा है, सारे दुनिया के लोग सुन रहे हैं और वो ये सुन रहे होंगे कि वामन मेश्राम ने उन सभी लोगों को जो ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, उनको गधे की औलाद कहा। मैं ये चाहता हूं कि उन तक मेरी आवाज पहुंचे। कौन से लोगों तक आवाज पहुंचे? जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, घोटाला नहीं होता है, उन सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे ताकि उनको पता चले कि वो गधे की औलाद है। इससे बड़ा कोई शब्द मुझे मिला नहीं अभी तक, नहीं तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं कि कोई बड़ा शब्द मिल जाए तो वो बड़ा शब्द भी इनके लिए कह दूंगा। ढूंढ रहा हूं मैं, कुछ लोगों की मदद भी ले रहा हूं, अभी मिला नहीं। साथियों, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, सेंसलेस आदमी नहीं हूं जो उनको गधे की औलाद कह रहा हूं, क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया
सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस फैसले में शामिल था। केवल सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस फैसले में शामिल था। जो कोई सामान्य फैसला नहीं है। और उन्होंने छानबीन करके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिंह राव ने दिए थे, उन सभी की छानबीन करने के बाद कहा, फैसला दिया। जो लोग ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, उनको मेरा सवाल है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ईवीएम मशीन के विरोध में दस्तावेजी सबूत को छानबीन करके फैसला दिया, अपनी राय बनाई, अपना ओपिनियन बनाया, अपना विचार बनाया, क्या उसी तरह से ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, ऐसा कहने वाले लोगों ने भी छानबीन करके अपनी राय बनाई? जब हमने इस बात की छानबीन की और उनको पूछा कि क्या आपने ईवीएम मशीन को छानबीन करने के बाद अपनी राय बनाई, घोटाला नहीं होता है, ये राय छानबीन करके बनाई? उन्होंने कहा नहीं, छानबीन नहीं किया। तो भाऊ ने कहा, भाऊ जानते हो ना आप लोग किसको भाऊ कहते हैं? जो आदमी पहली क्लास में कभी नहीं गया और केवल दंड बैठक निकालता रहा है, जो अपनी केवल ताकत बढ़ाता रहा, पहलवान हो गया। ज्यादातर बददिमाग लोग पहलवान होते हैं। तो उसको पूछा किसने कहा? भाऊ ने कहा। वो ऐसा भाऊ होता है जो पहली क्लास में भी नहीं गया। उसने उसको बताया, भाऊ ने कहा। भाऊ कितना पढ़ा लिखा है तेरा? नहीं पता नहीं है, मैंने पूछा नहीं है भाऊ को आप कितने पढ़े लिखे हैं। क्यों नहीं पूछा? मेरी औकात नहीं है भाऊ को पूछने की। झापड़ लगा देगा तो पता नहीं चलेगा। तो ज्यादातर जो लोग हैं जो नहीं हो सकता ऐसी राय बनाते हैं, वो ऐसे बददिमाग लोगों के कहने पर अपनी राय बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसमें शामिल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस छानबीन करके कह रहे हैं, फैसला कह रहे हैं, उस फैसले को कानूनी दर्जा हासिल है। और जो लोग ऐसा कहते हैं नहीं हो सकता, उन्होंने छानबीन करने का काम नहीं किया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम मशीन की छानबीन करने का अधिकार है, यह भी कितने लोगों को बताया? सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में बुलाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। वो चुनाव आयोग को सवाल पूछ सकते हैं, ईवीएम मशीन की छानबीन कर सकते हैं। जिन्होंने राय बनाई नहीं हो सकती, घोटाला नहीं हो सकता, उनके पास इतनी भी औकात नहीं है कि वो चुनाव आयोग को कहे कि जरा मुझे मशीन देखना है, जरा देखने दो तो, देखने दो तो। अब मैं हाथ नहीं लगाता हूं, ऐसा देखता हूं, देखने को भी नहीं दिया सर चुनाव आयोग। उसको देखने तो भी नहीं दिया जाता। चुनाव आयोग उसको देखने को भी नहीं दे सकता। उसको चुनाव आयोग
कौन है तू? कौन है तू? सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उस आदमी के पास जो कहता है नहीं हो सकता, उसके पास कोई पावर नहीं है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अर्थात घोटाला होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया, भविष्य में घोटाला नहीं होना चाहिए, इसलिए इस ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। एक ईवीएम मशीन है, एक पेपर ट्रेल मशीन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। वो ईवीएम मशीन अंग्रेजी नाम है, पेपर ट्रेल मशीन अंग्रेजी नाम है। तो ये जो नाम है, आप लोगों को समझने के लिए इसके मैं दो अलग अलग नाम, देसी नाम बताता हूं कि जो ईवीएम मशीन है, वो ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है। और पेपर ट्रेल मशीन, क्योंकि उसमें कागज के टुकड़े कटकर गिर जाते हैं बैलेट पेपर की तरह, तो रिकाउंटिंग में उस बैलेट पेपर के टुकड़ों की गिनती करके फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाया जा सकता है। इसलिए उस मशीन का मैंने नाम रखा, आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए घोटाला पकड़ने वाली मशीन। तो घोटाला करने वाली मशीन है और एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, तो दो मशीन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन भी लगा दिया। तो इन दोनों का क्या अर्थ है, थोड़ा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। मैं भाषण नहीं करता हूं, मैं सारे देश भर में जो मैं समझ चुका हूं, जो मैं समझ चुका हूं, तो मुझे सारे देश के लोगों को बताना है, समझाना है। तो ये समझाने के लिए मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं। पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, आप लोग वोट डालने के लिए बूथ पर जाते थे, तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आप लोगों को बैलेट पेपर देते थे, तो आप बैलेट पेपर देखते थे, अपनी आंखों से देखते थे। जिसकी आंखें कमजोर हैं वो चश्मा लगाकर देखते थे और देखते थे कि कौन से कैंडिडेट खड़े हैं। पहले कैंडिडेट के नाम देखते थे, फिर उसके चुनाव निशान देखते थे कि चुनाव निशान क्या क्या है। तो आप देखते थे गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, एक चुनाव निशान आप देखते थे। ऐसे चुनाव निशान होते नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाना है। मैं तो समझ को आपको समझाना है। ऐसे चुनाव निशान समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। फिर आप सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। हंसने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं, बात आपको समझ में आ जाए। फिर आप क्या करते थे? स्टैंप लेते थे। अरे शाही नहीं है, तो फिर आप क्या करते थे? हाँ शाही लग गई है। और फिर सबसे नीचे कुत्ते का चुनाव निशान है, वहां हाँ बराबर लग गया है, सही जगह लग गया है। ऐसा सोचकर आप ऐसा फोल्ड करते थे, फोल्ड करते थे। फिर बड़ा है और छोटा करते थे, फिर और छोटा करते थे, और भी छोटा करते थे,
और इसके बाद बैलेट बॉक्स में डाल देते थे और डालने के बाद निश्चिंत हो जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया उसी के नाम पर मेरा वोट जमा हो गया है, गारंटी होती थी और वो निकल जाता था। होता था नहीं? अब ईवीएम आ गई 2004 में, ये तो बैलेट पेपर हो गया। 2004 में ईवीएम आ गई। 100% ईवीएम पर चुनाव भारत के चुनाव प्रणाली में पहली बार हुआ 2004 में। और जब ईवीएम मशीन आई और आप वोट डालने के लिए गए 2004 में, तो आपने बटन दबाया। बटन दबाया, मान लो पंजा है, कमल का फूल है, हाथी है, साइकिल है, आपने बटन दबाया, हाथी पर दबाया, कमल पर दबाया, पंजे पर दबाया, साइकिल पर दबाया, जिस किसी भी चुनाव निशान पर आपने दबाया उस पर आपका स्टैंप लग गया है, ऐसा जैसे बैलेट पेपर पर दिखाई देता था, आंखों से दिखाई देता था, ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं दिया। 2004 में दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो जो वोटर था वो क्या करता है? अरे कहां गया भाई वोटर मेरा, वोट कहां गया? चुनाव आयोग के कर्मचारी आते, उसको बोलते हो गया है। अच्छा हो गया? हाँ हो गया, इधर जाओ। तो वो अनिश्चित मन से, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दिया, सारा पता नहीं है वोट हुआ नहीं हुआ, जैसे इसमें होता था वैसा अनिश्चित होकर वो घर में अनिश्चित माइंड बनाकर चला गया। 2004 में ऐसा हुआ, 2009 में ऐसा हुआ, 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसके नेतृत्व में 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ। जब 84 के दौरान ईवीएम मशीन का प्रस्ताव कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट में रखा, अभिषेक मनु संघवी ने, तो मेन अपोजिशन पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इसका समर्थन किया। क्यों समर्थन किया? क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि जो बैलेट पेपर पर चुनाव होता है उसमें बूथ कैप्चरिंग होती है। बात सही है, बूथ कैप्चरिंग होती थी। तो 13 लाख बूथ थे, बहुत ज्यादा हो 1% होता था बूथ कैप्चरिंग। तो इसका मतलब है 13,000 जगह पर ऑल इंडिया में बूथ कैप्चरिंग होता था। मगर ये जो ईवीएम मशीन आई उसमें आंखों से दिखाई नहीं देता था। ये हर बूथ में 13 लाख के 13 लाख बूथ में गड़बड़ी हो सकती है। नरेंद्र मोदी के चुनाव में 2019 में 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। हैरान करने वाली बात, चुनाव आयोग ने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि ऐसा हुआ कैसे। हार जीत का फैसला एक वोट से भी हो सकता है। अगर किसी को एक वोट ज्यादा पड़ता है और किसी को एक वोट कम पड़ता है तो कानून के अनुसार एक वोट जिसको ज्यादा पड़ता है उसको विजयी घोषित करना पड़ता है। 1,87,000 वोट एक्स्ट्रा निकले, हैरान करने वाली बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए मगर ऐसा हुआ। और इस तरह से केवल वाराणसी में नहीं, ऐसे 13 लाख बूथ पर होता है। बैलेट पेपर में 1% होता था और
ईवीएम मशीन में 13 लाख बूथ है तो 13 लाख बूथ पर कांग्रेस ने पार्लियामेंट में कहा 84 में बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए ईवीएम मशीन लाई जा रही है। तो अपोजिशन पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा कि अच्छा काम है, सपोर्ट दे दिया और ईवीएम मशीन का कानून पास हो गया। और ईवीएम मशीन का कानून पास होने के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी 99 में प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में 2004 का चुनाव हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी को मालूम नहीं था कि ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है, इसलिए 2004 में घोटाला कांग्रेस ने करके चुनाव जीता, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था, कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम मशीन लाया। बहुत सारे कार्यक्रमों में कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे कार्यक्रमों में आ रहे, मैंने उनको पूछा, कहा अरे कांग्रेस के लोग नाराज हो जाएंगे, आप मेरे साथ बैठ रहे, मेरे साथ आ नहीं रहे, बैठ रहे तो कांग्रेस के हाई कमांड के लोग नाराज हो जाएंगे। कहा हम भी जानना चाहते साला ये मामला क्या है, हमें पता ही नहीं है, हमारी पार्टी हमको बोल ही नहीं रही है। लोअर के जो कार्यकर्ता है ना कांग्रेस के, वो इस घोटाले में शामिल नहीं है। हाई कमांड, हाई कमांड मालूम है, हाई कमांड, कांग्रेस हाई कमांड इसमें शामिल है। तो इसलिए वो लोग भी जानना चाहते हैं ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कैसे हो रही है, घोटाला कैसे हो रहा है। बहुत सारे कांग्रेस के लोग जो जीतने वाले हैं, जीतने लायक है, वो हार गए, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं हार कैसे गया। अभी खड़से साहब मिले थे कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं कैसे। मैंने कहा अभी मेरा 2 घंटा सुना, हाँ अभी आया समझ, हाँ अभी समझ में आया। साथियों, तो ईवीएम मशीन जो है, जब आपने वोट डाला तो 2004 में 2009 में आंखों से दिखाई नहीं देता था वोट किसके नाम पर जमा हो गया, क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देता था। ईवीएम मशीन में वोट जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार होता है वोट का। एक आदमी वोट डालता है और 2 जगह रिकॉर्ड तैयार होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ईवीएम में, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। जो पेपर ट्रेल मशीन में आप बटन दबाते हो तो पेपर ट्रेल मशीन में क्या होता है, आंखों से दिखाई देता है। कागज का टुकड़ा 7 सेकंड तक रुकता है, फिर टुकड़ा गिरता है बैलेट बॉक्स में 7 सेकंड के बाद। तो ये टुकड़ा जो है ये बैलेट पेपर की तरह ही होता है जो आंखों से दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये ट्रांसफरेबल होता है। मान लो आपने पंजे को वोट दिया, मशीन के अंदर जाके वो कमल के फूल पर जाके जमा हो गया, ये ट्रांसफरेबल है। सारे दुनिया के लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। आपको थोड़ा सा समझाता हूं, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये मेरा मोबाइल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये मेरा मोबाइल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है। इस पर आपने मैसेज लिखा और काम लेके मोबाइल पर भेज दिया तो ये इलेक्ट्रॉनिक टू इलेक्ट्रॉनिक चला गया, ट्रांसफर हो गया। हो सकता है मोबाइल टू मोबाइल जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। ईवीएम मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपने दिया हुआ वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सारे दुनिया के एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं, हाँ ट्रांसफरेबल है।
मगर जो बैलेट पेपर है, पेपर ट्रेल मशीन के अंदर जब आपका स्टैंप लगाया हुआ, आपको समझाने के लिए थोड़ा बताता हूं कि यहां पर आपने बटन दबाया, कमल के फूल पर स्टैंप लगा हुआ है और यहां पर पंजे पर लगा हुआ है और ये आंखों से दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। ये बैलेट पेपर है, इसका फिजिकल एविडेंस है, ये आंखों से दिखाई देता है। इस पर पंजे का निशान लगा हुआ है, इस पर कमल का फूल का निशान लगा हुआ है। कमल के फूल के निशान वाला बैलेट पेपर पंजे के पेपर में ट्रांसफर नहीं हो सकता और पंजे का चुनाव निशान वाला बैलेट पेपर कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल एविडेंस है। जब रिकाउंटिंग होगा तो रिकाउंटिंग में अलग अलग चुनाव के निशान देखकर उसकी गिनती होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए ट्रांसफरेबल है। ये तो दिखाई देता है और इसका फिजिकल एविडेंस भी है। रिकाउंटिंग में ये आंखों से देखकर रिकाउंट किया जा सकता है। रिकाउंटिंग में क्या होता है, क्या हो सकता है? हारा हुआ जीत सकता है, जीता हुआ हार सकता है। बैलेट पेपर जब हुआ करता था तो कभी कभी रिकाउंटिंग होता था, हारा हुआ जीत जाता था, जीता हुआ हार जाता था। ऐसा इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में डाटा अवेलेबल है। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, ऐसा हुआ, ऐसा होता है। 2014 को पेपर ट्रेल मशीन का आदेश हुआ और आदेश होने के बाद 2014 का चुनाव हुआ। चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाया ही नहीं। कितना लगाया? 0.33। इसका मतलब है 99.67% नहीं लगाया, एज गुड एज जीरो लगाया। और जो 0.33 लगाया वो कहां लगाया? नागालैंड, मिजोरम। यहां तो बैठे हुए लोगों को नागालैंड नाम का कोई प्रदेश है ये भी पता नहीं होगा। ये बंगाल, बंगाल से आगे आसाम, आसाम से आगे त्रिपुरा, त्रिपुरा से आगे नागालैंड। ये पता ही नहीं है त्रिपुरा कहां है, ये भी पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, पता ही नहीं। तो जब पता नहीं, इसकी एक और बड़ी खबर है, बड़ी बात कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। भारत के प्रिंट मीडिया ने, यानी अखबार वालों ने खबर ही नहीं छापी, फ्रंट पेज पर खबर नहीं छापी, लीड न्यूज में खबर नहीं छापी, कोई एडिटोरियल लिखने का सवाल ही नहीं है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन का सवाल ही नहीं है। अखबार के फ्रंट पेज तो दूर की बात, अखबार के पिछवाड़े पर भी अखबार के मालिकों ने, संपादकों ने, पत्रकारों ने खबर नहीं छापी। इसका मतलब है मीडिया वाले इस षड्यंत्र में शामिल है। मीडिया वाले इस षड्यंत्र में शामिल है। लोग कहते हैं मीडिया बहुत ताकतवर होता है। मेश्राम जी, आप उससे उलझो मत। ये मीडिया भारत का राष्ट्रद्रोही मीडिया है। उनसे बनता है तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर ले। ताकतवर है ना, वो कर ले मेरे खिलाफ, देखता हूं फिर मैं उनको। जो लोग राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं उनसे मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। आर्टिकल 19 के तहत उनको यह अधिकार बहाल किया गया। ये कोई साबन बनाने का धंधा नहीं है। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेकर अखबार और मीडिया चलाया जाता हो। भारत के संविधान के आर्टिकल 19
जो फंडामेंटल राइट है, नॉट ओनली राइट बट फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, उसके तहत अखबार चलाया जाता है। और लोकतंत्र का चौथा पिलर है, जिम्मेदारी है उन लोगों की, सारे देश के लोगों को जगाने की। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया? ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, तो फ्रंट पेज पर खबर छाप रही की, भारत के नागरिकों को जागृत करने की उनकी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी, कोई खबर तक नहीं छापी, अखबार के पिछवाड़े पर नहीं छापी, टीवी वालों ने भी नहीं छापी, किसी चैनल वाले ने खबर नहीं छापी। मालूम कैसे होगा लोगों को ईवीएम में घोटाला होता है? खबर आएगी तो मालूम होगा, खबर ही नहीं आई तो लोगों को मालूम ही नहीं हुआ कि ईवीएम में घोटाला होता है। इस इग्नोरेंस का फायदा उठाकर चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का काम ही नहीं किया। जो किया तो 0.33% किया, और वो भी नागालैंड मिजोरम में किया, ताकि प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों को मालूम ही नहीं होना चाहिए कि ईवीएम में घोटाला हुआ। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इस बात का सबूत कि चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल है। चुनाव आयोग से बहुत लोग डरते हैं, चुनाव आयोग से बहुत लोग डरते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग इसमें शामिल है, चुनाव आयोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, फिर मैं चुनाव आयोग की भी देखता हूं। साथियों, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इतनी सख्त भाषा में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो लोग समझ ले कि जो संविधान के विरोध में साजिश कर रहे हैं, संविधान के विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, चुनाव के विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, वो ये जान ले कि हम जान गए हैं, वो जान ले कि हम जान गए हैं। और जानने के बाद सारे देश के लोगों को जानने के लिए एक देशव्यापी अभियान चला रहा हूं, और जागृति के बाद इस मुद्दे पर नेशनल लेवल की एक्शन करेंगे। चुप नहीं बैठेंगे, केवल कहने की बात नहीं करें, नेशनल लेवल की एक्शन करेंगे। कई बार भारत बंद कर चुका हूं, आगे भी करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, वो लोग जान लेंगे। तो इसलिए साथियों, ये बहुत भयंकर बात है और हमारे लोगों के भविष्य का मामला है। इस देश का सारा लोकतंत्र वोट पर खड़ा है। वोट ही अगर खत्म हो गया तो फिर तो हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। वोट के आधार पर एमएलए एमपी चुने जाते हैं और एमपी और एमएलए के बहुमत से सरकार बनती है। कल तक हम ऐसा मानते थे कि हम इस देश में सरकार को चुनने का काम करते हैं, खत्म हो गया। हम नहीं चुन रहे, ईवीएम चुन रही है। तो ये लोग चुनते थे तो लोकशाही होती थी, ईवीएम चुनती है तो ईवीएम शाही आ गई है। ये लोकशाही की सौतेली बहन है, सगी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये सौतेली बहन है। सौतेली बहनों में बहुत झगड़ा होता है, तो आप लोगों को मालूम है ना, महिलाओं को तो ज्यादा मालूम है। तो इसलिए ये बात मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। इस तरह से पेपर ट्रेल मशीन एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन बनाई। 14 को चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। 14 को कम से कम 7 राज्यों का विधानसभा का चुनाव, 15 को 7 राज्यों के विधानसभा का चुनाव, 16 को 7 राज्यों के विधानसभा का चुनाव, चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल लगाए ही नहीं। बगैर पेपर ट्रेल के ये चुनाव करवाया। इसका मतलब है घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाए बगैर ही
पेपर ट्रेल मशीन लगाए बगैर ही चुनाव करवाया। इसका मतलब चुनाव आयोग ने जानबूझकर एक घोटाला करवाने का काम किया। जानबूझकर ऐसे किया। उसको मालूम है, चुनाव आयोग को सब मालूम है। और जब 2016 तक नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट को कहा, आपने 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, मगर चुनाव आयोग ने नहीं लगाया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, न्यायपालिका की अवमानना की। एक केस लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया। चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में आया, चुनाव आयोग ने वकील को भेजा, वकील ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि जज साहब, ए वामन मेश्राम ऐसे 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 लेटर लिखता है। जज ने पूछा वकील को चुनाव आयोग के, कैसे कैसे लिखता है? तो चुनाव आयोग के वकील ने जज को कहा, जज साहब, वामन मेश्राम का लेटर पढ़ के सुनाए। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। तो वो पढ़ के सुनाने लगा। मैंने जो लेटर लिखा था चुनाव आयोग को, मैंने क्या लिखा था? सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को फैसला दिया, आपने 14 को नहीं लगाए, आपने 15 को नहीं लगाया, आपने 16 को नहीं लगाया, आप लगाओ, ऐसी मेरी मांग है। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। जब वो पढ़ने लगा चुनाव आयोग का वकील, तो जज ने वकील को कहा, अरे ये तो हमारा ऑर्डर है, वामन मेश्राम कह रहा है, इसे क्यों लागू नहीं किया? ये तो हमको पूछना चाहिए था आप लोगों को। वो वामन मेश्राम पूछ रहा है तो हमारा काम कर रहा है, ये तो हमको करना चाहिए था। बंद करो। चुनाव आयोग के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करो, ऑर्डर पास कर दिया, तो बंद करवाया और ऑर्डर मेरे फेवर में पास कर दिया कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगानी होगी। ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, आरएसएस बीजेपी की सरकार थी। उनको लगा कि अब तो हम 2019 का चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि पेपर ट्रेल मशीन लग गई। ये वामन मेश्राम ने लगाई, और वामन मेश्राम की जो टांग है जो उसने अड़ाई, वो सिंगल हड्डी की नहीं है। जैसे गांधी जी की पुतले में सिंगल हड्डी की टांग आप देखते हैं ना, लंबी लंबी टांगे नहीं देखते गांधी जी की, वो सिंगल हड्डी की टांग होती है। जब मेरी टांग जो है डबल हड्डी की टांग है। तो नरेंद्र मोदी कहे, वामन मेश्राम की टांग है भाई, ये गुजराती का गांधी की टांग नहीं है सिंगल हड्डी वाली, वो इतना आसान नहीं कि हटा दे। तो नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा कि देखो 2004 में आपने घोटाला किया, 2009 में आपने घोटाला किया, और हमने आकर आपको बताया कि हमने घोटाला किया, हमने सरकार बनाई, मगर अडवाणी जी इसके विरोध में रथ यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, इससे देश खतरे में पड़ेगा। तो इस मुद्दे पर आपकी हमारा समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार आप घोटाला करो। हमारे घोटाले के बारे में बीजेपी वाले चुप रहे, और बीजेपी के घोटाले के बारे में कांग्रेस वाले चुप रहे।
और इस तरह से दोनों चुप रहे और इस तरह से चुड़ी चुप, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। ये हमारा समझौता हुआ, तो आप अभी हमको मदद मांग रहे हो। अरे तुमको जो करना है करो, प्रधानमंत्री तुम हो, सरकार तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारे नियंत्रण में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुमने बनाया हुआ है। अरे जो करना है करो, अपोजिशन पार्टी में हम है, कुछ उठाएंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, करो जो करना करो। नहीं, ये वामन मेश्राम की टांग है, इतना आसान नहीं है। आपकी मदद लगेगी। कांग्रेस ने, आरएसएस, बीजेपी नरेंद्र मोदी को कहा, अरे हमारा प्रधानमंत्री होता ना, हमारा, अरे तो हम तो साले किसी को पूछते, हम कांग्रेस वाले लोग ऐसे ही हम लोगों को 2 नंबरी का, ये कांग्रेस वाले 2 नंबरी होते, ऐसे ही थोड़ी हम लोगों को खिताब मिला हुआ है। कांग्रेस वाले 2 नंबरी लोग हैं, ऐसे खिताब थोड़ी मिला। हम किसी की सुनते थोड़ी है देश में, हमारी सरकार होनी चाहिए, सरकार की सुनते हैं। गलत सही का कोई मामला नहीं है, मगर तुम्हारे पास सरकार है मगर तुम डरे हुए हो। चलो ठीक है, मदद करते हैं। फरवरी 2019 को कांग्रेस के अभिषेक मनु संघवी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। केस में मांग किया, प्रेयर किया कि 50% पेपर टेल मशीन में जो कागज के टुकड़े गिरते हैं उसके साथ ईवीएम मशीन का मिलान किया जाए, 50%। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील को कहा, ये वकील साहब, वामन मेश्राम का 100% का ऑर्डर है, 24 अप्रैल 2017 का 100% का ऑर्डर है, आप 50% की मांग कर रहे हो, क्या आपको समझ में नहीं आता? 100% 50 से ज्यादा होता है। इतनी गिनती कमजोर है कांग्रेस वालों आप लोगों की, है? अरे 50 ज्यादा होता है कि 100 ज्यादा होता है? 100 ज्यादा होता है, मगर तुम 50 की मांग कर रहे हो। 100 का ऑलरेडी ऑर्डर है और तुम 50 की मांग कर रहे हो, अजीब बात है। दूसरी बात कि जब एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 100% का ऑर्डर दे दिया, मामला खत्म हो गया। इस मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं जाना चाहिए था, आप लेकर गए दोबारा, चलो लेकर गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके केस को एंटरटेन क्यों किया? नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों किया? जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे। रंजन गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया कि इसने मेरा विनय भंग किया। चीफ जस्टिस पर जब आरोप लगा तो फैसला दे नहीं सकता था, इसलिए जस्टिस बोबड़े, जिसका दादा आरएसएस के वकील विंग का राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष था, उसका पोता सेकंड इन कमांड दूसरे नंबर का जज था, जस्टिस बोबड़े, जो बाद में चीफ जस्टिस हो गया रंजन गोगोई के बाद। उसके नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा और 7 जज के बेंच ने जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। चले, ये औरत का आरोप गलत है, और जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की जांच करने के लिए जस्टिस पटनायक को जिम्मेदारी लगाई। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। ऐसा दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। आरोपी भी निर्दोष, आरोप करने वाला भी निर्दोष। मगर ऐसा हुआ जब ऐसी खबर आई और मैंने खबर देखी, खबर पढ़ी, खबर पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई, पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। और खिचड़ी पकने के बाद 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 50%
मिलान नहीं होगा, 1% का मिलान होगा। 1% में चोरी पकड़नी होगी। मेरा फैसला नीचे दबा दिया, ऊपर 1% का लाया। मगर घोटाला इतना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन जो घोटाला पकड़ने का काम करती है, उसका सारा का सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। जो 2019 के चुनाव का घोटाला पकड़ सकती है पेपर ट्रेल मशीन, उसे चुनाव आयोग ने 24 सितंबर 2019 को, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये सबूत है। चुनाव आयोग ने 24 सितंबर 2019 को पेपर ट्रेल मशीन का डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। 1% में इतना घोटाला पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। चुनाव आयोग को पूछा कि कितने महीने कानून के अनुसार इस डाटा को रखना पड़ता है, तो चुनाव आयोग ने लिख कर दिया, मेरे पास सबूत है, 12 महीने रखना पड़ता है। फिर हम लोगों ने पूछा 4 महीने में डिस्ट्रॉय क्यों किया, 24 सितंबर को डिस्ट्रॉय क्यों किया? अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। इट मीन्स चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल है। कोई जवाब नहीं। इतना भयंकर काम। और जब ये डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया, 1% होने के बावजूद भी इतना ज्यादा घोटाला हुआ, और नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। काउंटिंग हुआ 2019 में, 8 बजे शुरू हुआ, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बीजेपी आगे आगे, 3 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे 340 सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी आगे, 303 सीटों पर बीजेपी और 37 सीटों पर बीजेपी अलाइज, बीजेपी गठबंधन की पार्टी 340 सीटों पर आगे। शाम को 4 बजे मैं टीवी देख रहा था, राहुल गांधी टीवी पर आ गए। रुझान में बीजेपी आगे है। एक भी सीट बीजेपी ने जीती नहीं, केवल रुझान, ट्रेंड्स आगे है, आगे केवल रुझान में आगे है। राहुल गांधी 4 बजे शाम को टीवी पर आए और बयान दिया, नरेंद्र मोदी और भाजपा ने चुनाव जीत लिया है, मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए शुभेच्छा है। एक भी सीट नहीं जीती अभी। और राहुल गांधी शाम को 4 बजे अनाउंस कर दिया, जीत गए हैं मोदी जी, और शुभेच्छा है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। राहुल गांधी ने बयान दिया, नेशनल प्रेसिडेंट था उस समय। जैसे ही राहुल गांधी ने बयान दिया, बीजेपी ने चुनाव जीता, कांग्रेस के लोग काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग कर रहे थे, भाग गए। क्योंकि जब राहुल गांधी ने कह दिया कि बीजेपी जीत गई है, नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, आरएसएस जीत गई है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगा फिर ये काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग करते हुए बैठने का क्या मतलब है भाई, है? कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग सेंटर को छोड़ दिया, बाहर चले गए। रात के 9 बजे सारा डाटा क्लियर हो गया, मिलान करने का समय आ गया रात के 9 बजे के बाद। तो मिलान करने के लिए मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लोग काउंटिंग सेंटर में हाजिर होने चाहिए थे। एक भी कार्यकर्ता हाजिर नहीं। मैं बामसेफ का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूं। हजारों कई हजार लोग बामसेफ के चुनाव संपन्न करने की ड्यूटी निभाते हैं।
उनको मैंने पूछा कि जब काउंटिंग सेंटर में मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलान करने का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उसके लिए हाजिर ही नहीं थे, तो आप लोगों ने मिलान कैसे करवाया? तो अधिकारियों ने मुझे कहा हमने कागज में मिलान करवा दिया, खाना पूर्ति कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डाटा भेज दिया। खाना पूर्ति समझते हो? खाना पूर्ति है? अरे कागज में मिला दिया, खाना पूर्ति उसको बोलते, कागज में मिला दिया और मिलाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया, हो गया। 2019 का चुनाव, दुनिया की एजेंसी है एक जो दुनिया में डेमोक्रेसी को रेटिंग करती है कि ये देश में जो डेमोक्रेसी कितने घटिया लेवल की डेमोक्रेसी है और कितने बढ़िया लेवल की डेमोक्रेसी है। तो अभी कल परसों रेटिंग डिक्लेयर हुआ इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, तो भारत की इंडियन डेमोक्रेसी दुनिया के सबसे घटिया वाले डेमोक्रेसी में शामिल हो गई है, ऐसा अभी डिक्लेयर हो गया। यानी घटिया किस्म की डेमोक्रेसी। दुनिया में बहुत सारे देश है, उसमें दुनिया में जो 10 देश है उसमें नंबर आ गया घटिया वालों में। और ये अभी जब से बीजेपी की सरकार आई तब से। इसलिए जब से मैं ये अभियान शुरू किया तो आरएसएस के लोग क्या करते हैं, आरएसएस के लोग मेरा जिस दिन कार्यक्रम होता है, जिस शहर में कार्यक्रम होता है, उसी शहर में धर्म खतरे में आ गया है, ऐसी सभा लेके आए कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। वो हिंदू धर्म खतरे का मतलब ब्राह्मण खतरे में। ठेकेदारी उसके पास है ना, ब्राह्मण के बाद ठेकेदारी है, शेड्यूल कास्ट के बाद ठेकेदारी है नहीं, शेड्यूल ट्राइब के बाद ठेकेदारी नहीं, ओबीसी के बाद ठेकेदारी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के आदमी को क्या मिलता है जिम्मेदारी? ये मंदिर में घंटा बजाओ, है? घंटा बजाओ, और वो जो उसमें जो पैसा डाला रहे उसकी तरफ नहीं देखना, उसके घंटा बजाओ। बाकी सारी जिम्मेदारी उन लोगों की। तो इस तरह से ऐसे वे कार्यक्रमों में जब कोई लोग आते हैं और मेरी सुन लेता है तो अरे बाप रे बाप, इतना भयंकर, जो सुनकर हैरान हो जाता है, इतना भयंकर चल रहा है। तो इस तरह से साथियों देश में इतना भयंकर मामला चल रहा है और अब इसको कैसे रोका जाए, आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता हूं कि कैसे रोका जाए। जब मैं ये सारे देश भर में जगाने का अभियान शुरू किया तो मुझे टेलीफोन आने लगे सारे देश भर से, और लोग मुझे कहने लगे कि विश्राम जी बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हो, लोगों को जगाने का काम कर रहे हो, लोगों को बताने का काम कर रहे हो, ईवीएम के घोटाले के बारे में जानकारी दे रहे हो। ऐसा तो कोई बता ही नहीं सकता जो आप बता रहे हो, सारे सबूतों के साथ बता रहे हो, सारे लॉजिक, सारे दलील, सारे तथ्य के साथ बता रहे हो, कोई नहीं बता रहा है। मगर इससे चुनाव आयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? वो बहुत बदमाश लोग हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा अभी क्या करना होगा? कहा एक्शन करना होगा। ये एक्शन क्या करे? पूछा एक्शन क्या करे? कहा ईवीएम मशीन को फोड़ना होगा। लोगों ने मुझे सलाह दिया, मैं ईवीएम मशीन फोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। अक्टूबर और दिसंबर तक चुनाव आयोग को समय दूंगा कि वो इसमें सुधार करे,
क्या सुधार किया जा सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, गलत होने के बाद उसको गलत कहता है। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट को यह कहना है कि गलत ही ना हो, इसके लिए चुनाव जो लोकसभा का और विधानसभा का है, 3 जजेस का पैनल बनाया जाए और गलत को गलत होने से ही रोका जाए। गलत होने के बाद उसको गलत नहीं कहा जाए, गलत होने से ही रोका जाए। तो 3 जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का पैनल बनाया जाए और चुनाव को मॉनिटर किया जाए, डे टू डे, मिनट टू मिनट मॉनिटर किया जाए, ताकि चुनाव आयोग किसी प्रकार की गड़बड़ी करने का काम ना कर सके। दूसरा, मतदाताओं को संविधान ने सरकार बनाने का, एमएलए एमपी चुनने का अधिकार दिया। मतदाता सर्वोच्च है, इसलिए मतदाताओं की चुनाव आयोग के साथ एक समिति होनी चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होनी चाहिए कि वो भी मॉनिटर करे। जब चुनाव आयोग ईवीएम मशीन बनाने का कंपनी को ऑर्डर दे, तो मतदाताओं की जो कमेटी है उससे सलाह मशवरा करे और उसकी सहमति लेकर ईवीएम मशीन का ऑर्डर दे। नहीं तो क्या होता है, केवल ईवीएम मशीन के पास, चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन बनाने का ऑर्डर होता है, आदेश होता है, अधिकार होता है, तो चुनाव आयोग घोटाला करने वाली मशीन बनाने का आदेश देती है। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जज का पैनल हो, उसकी सहमति हो, नागरिक समिति हो, उसकी सहमति हो, और ये सारे मिलकर ईवीएम मशीन बनाने का आदेश दे, तो निर्दोष मशीन बनवाई जा सकती है। फिर चेक लगेगा उधर ही, फिर मिनट टू मिनट मॉनिटर करने का काम हो, ताकि घोटाले को उधर ही रोका जाए। यदि ऐसा होता है और चुनाव आयोग मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हम भारत बंद करेंगे, सारे देश भर में बंद करेंगे इसके विरोध। शेड्यूल कास्ट के लोगों का वोट 0 हो गया और उनकी आने वाली नस्लों का भविष्य 0 हो गया। शेड्यूल ट्राइब के लोगों के वोट का वैल्यू 0 हो गया। एमबीसी ओबीसी के वोट का वैल्यू 0 हो गया। माइनॉरिटी का वोट का वैल्यू 0 हो गया। मुसलमानों के वोट का वैल्यू 0 हो गया। जब हमारे वोट का वैल्यू ही 0 हो गया तो हमको कौन पूछने वाला है? इसलिए यह हमारा भविष्य पूरी तरह से खत्म करने का मामला है, इसे रोकना पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि यदि चुनाव आयोग नहीं मानते तो जिन लोगों ने मुझे सलाह दिया कि नहीं मानते हैं तो भी क्या करोगे, हम तो कह रहे हैं आपको एक्शन करना होगा। अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। लगभग 15 लाख बूथ रहने वाले हैं 2024 के चुनाव में। तो शेड्यूल कास्ट के 15 लाख लोग सारे देश भर में तैयारी करने का काम शुरू कर दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख, नॉमिनेटेड ट्राइब के 15 लाख, एमबीसी के 15 लाख, ओबीसी के 15 लाख, माइनॉरिटी के 15 लाख, महिलाओं के 15 लाख। हर बूथ पर 6-7 लोग, 10 लोग ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए तैयारी करनी। फोड़ना बहुत आसान काम है। मशीन में आप वोट डालने के लिए जाते हो, कोई हथियार लेकर जाने की जरूरत नहीं है। मशीन को दोनों हाथों से उठाने का, जमीन में पटक देने का, मशीन बंद, खत्म हो जाता। क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मशीन होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मशीन होती है।
इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और एक गर्मी भी ज्यादा हो गई तो बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए एसी लगाया जाता है वहां। तो इसको उठाकर पटक देने का, टूट जाएगा। दूसरी मशीन लाए तो 10 लोग और हैं, दोबारा तोड़ देने का। 15 लाख जगह अगर तोड़ दोगे, देश और दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, चुनाव रुक जाएगा। एक जगह तोड़ोगे, चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। नगर में हमारे कार्यकर्ता ने ईवीएम मशीन तोड़ा, हमारे कार्यकर्ता ने एक जगह ईवीएम मशीन तोड़ा। तो मैंने पूछा, अरे तू अकेले क्यों किया भाई? अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, क्यों किया? बहुत गुस्सा आया था, ये तोड़ दिया। फिर क्या होगा? केस हो गई। फिर क्या हुआ? कोर्ट में केस चली। फिर क्या हुआ? निर्दोष छूट गया। एक आदमी निर्दोष छोड़ा। मैंने कहा यार बड़ा चमत्कार हो गया, कैसे छोड़ दिया? कहा कि जज साहब को कहा ईवीएम में घोटाला होता है। अच्छा, घोटाला होता है, फिर तो तू दोषी नहीं है। हाँ, यही मैं कह रहा हूं जज साहब। अच्छा चलो, ओके ठीक। साथियों, एक आदमी निर्दोष छूट गया, 15 लाख लोग अगर मान लो ऐसा करेंगे, किसी पर कोई एफआईआर होने वाला नहीं है, कोई केस होने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे कहा इसे जेल होगा। अरे मैं तो गुजरात के जेल से जाकर के बाहर आ गया। लोगों को जेल में जाने का डर लगता है, मुझे अरेस्ट ही नहीं करती सरकार। अरे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मैं ही जाता, मैं ही चला गया, मैं जाके अपने को खुद अरेस्ट किया। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया, कुर्सी डाल के बैठा, कहने लगा आज तो आप हीरो हो गए हो। क्या क्यों? सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे, हमको तो मालूम ही नहीं था इतना विशाल आपका संगठन है, आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा गांधी हीरो हो गए थे तो आपको मिर्ची नहीं लगी थी? गांधी भी तो जेल में जाते जाते हीरो हो गया था। वो कौन सा महान आदमी था? वो तो जेल में जाते जाते ही महान हो गया था। अगर मैं जेल में गया और मैं महान हो गया तो आपको क्यों मिर्ची लग रही? मैं कहा मिर्ची नहीं लग रही, बता रहा हूं कि आप हीरो हो गए हैं। जेल में जाते जाते आदमी हीरो हो जाता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, मगर चोरी करके जाने से हीरो नहीं होता, डकैती डालने से हीरो नहीं होता। देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए अगर जेल में जाओगे तो हीरो होते हो। तो मैं जाके आ गया, जेल भी देख के आ गया। जब लाखों लोग जेल में जाते हैं कोई एफआईआर कुछ नहीं होता। जब लाखों लोग किसी की हत्या कर देते हैं तो 302 नहीं लगता है। किसी को पता? जब लाखों किसी की हत्या कर देता है, कर्नल गद्दाफी का नाम सुना? देश का प्रमुख था, लाखों लोग घुस गए उसके घर में, उसकी हत्या कर दिया, कोई एफआईआर नहीं। अखबार में खबर आई, क्या खबर आई? एफआईआर की नहीं, रिवॉल्यूशन हो गया। जब लाखों किसी को हत्या कर देते हैं तो लोग लिखते हैं रिवॉल्यूशन हो गया। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं। तो जेल में जाने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जेल में जाने के लिए तब सलाह दे रहा हूं जब मैं जेल जाकर के वापस आ गया, तब सलाह दे रहा हूं। मैं कभी कोई काम ऐसा नहीं कहता लोगों को जो मैं खुद अपने जीवन में अमल नहीं करता। पहले अपने जीवन में अमल करता हूं, फिर बाद में लोगों को कहता हूं चैरिटी बिगिन्स एट होम। अच्छे कार्य का शुभारंभ अपने घर से होना चाहिए। तो इसलिए साथियों, जेल में जाने का कोई डर इसमें नहीं है। और अगर लाखों लोग जेल में जाते हैं तो कोई किसी प्रकार का केस नहीं होगा, बल्कि चुनाव कुछ दिन के लिए रुक जाएगा। और रुकने के बाद दोबारा चुनाव होगा, और दोबारा जैसा आप चाहते हैं वैसा चुनाव होगा।
इतना बड़ा मामला हो सकता है? वे करेंगे। ये उपाय है। ये उपाय करने के लिए तो सारे देश भर में निकला हूं मैं। ये उपाय अमल में लाने के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को कल से शुरू करना है। मीटिंग लो, 10, 20, 25, 50, 100, 200 की मीटिंग ले लो और मीटिंग का वीडियो बनाओ और मीटिंग का वीडियो चुनाव आयोग को भेज दो। एक सोशल मीडिया में डालो, एक चुनाव आयोग को भेज दो, ताकि चुनाव आयोग को मालूम हो जाना चाहिए कि ईवीएम मशीन फोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। जब चुनाव आयोग को पता चलेगा तो फोड़ने की हो गई, तो फिर तो साला हमारा मामला चलने वाला नहीं है, घोटाला चलने वाला नहीं है। इस तरीके से करना होगा। इस तरीके से इस काम को अगर हम करते हैं तो ये जो देश का सत्यानाश करने वाला कार्यक्रम चुनाव आयोग ने बनाया, इसको रोका जा सकता है। ये रोकने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।